वेलकम टू के साइंस गुड। बच्चों आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर करने वाले हैं जो इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट है। बच्चों इससे पिछले वीडियो मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम करवा रखा है, तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हो बच्चों उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको बढ़िया अच्छी तरह से समझ में आएगा ये। ठीक है बच्चों, तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। बिना टाइम गवाए हम लोग इसको शुरू करते हैं बच्चों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बच्चों, तो पूरी वीडियो देखना बेटा, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैं हर एक टॉपिक को बच्चों में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या बना हुआ है हमारा आयंस और इक्विलिब्रियम चैप्टर से। ठीक है, तो देखो आयंस क्या होता है। ठीक है, तो आयंस को समझने के लिए जो है माइकल फेरेडे की स्टेटमेंट हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है, कि उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको हम लोग दो पार्ट में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक को कहा था इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे को कहा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट उसको कहा था कि जो अपने एक्वस सॉल्यूशन कि जिसको पानी में डालेंगे तो अपने आयंस में अलग अलग हो जाएगा, उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि NaCl है हमारा नमक, उसको अगर पानी में डालेंगे तो एक तरफ Na+ आयन एक तरफ Cl- आयन, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो NaCl क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलाइट। वही चीनी होता है ना, ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसको पानी में डाल भी दोगे तो चीनी ही रहेगा, वो किसी तरह से कोई भी आयंस में अलग अलग नहीं होता। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट में हमें ये पता चल गया कि अपने आयंस में अलग अलग हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट भी बच्चों मेनली दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अपने आयंस में 100% टूट जाता है। ठीक है, यानी कि हमने 10 NaCl का मॉलिक्यूल दिया सॉल्यूशन में तो 10 Na+ और 10 Cl- बन गया और NaCl अब बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे कि हम लोग एसिटिक एसिड की बात करते हैं, इसका हमने अगर 10 मॉलिक्यूल दिया तो हार्डली सोच लो आप उसका 5% ही जो है आपका एसिटेट आयन और 5% ही H+ बनेगा। बाकी का 95% एसिटिक एसिड अभी भी आपको उस सॉल्यूशन में अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो बहुत कम डिसोसिएट होता है उसको कहते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो अब बच्चों इन इलेक्ट्रोलाइट को चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो हम लोग तीन कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, पहला है बच्चों एसिड, दूसरा है बेस, तीसरा है सॉल्ट। तो आपको बच्चों मेनली जो है एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में बच्चों सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो बेटा शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एसिड्स, तो एसिड्स को हम लोग कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं, तो अकॉर्डिंगली अलग अलग जो साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एसिड्स को डिफाइन किया है, तो हम लोग बच्चों वही करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है बेटा जी आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। ठीक है, आर्हेनियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस, कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। आर्हेनियस ने बच्चों क्या कहा था कि एसिड्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो डोनेट करते हैं H+। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बच्चों डोनेट H+। ठीक है, एसिड्स कौन होते हैं? जो H+ डोनेट करते हैं। एग्जांपल ले लेंगे बच्चों। ठीक है, एग्जांपल अगर लेना चाहेंगे हम लोग तो क्या आ सकता है बच्चों? कहोगे सर HCl ले लो, H2SO4 ले लो, है ना, HNO3 ले लेंगे बच्चे, HNO3, है ना, ये सब ले लेंगे एग्जांपल। ये सब क्या होगा अगर पानी में डालेंगे सबको तो सब अपनी तरफ से H+ देगा, है ना। आर्हेनियस ने कहा था बेस के बारे में कि वो केमिकल कंपाउंड्स जो डोनेट करता है OH नेगेटिव, डोनेट OH नेगेटिव इन सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों, जो OH नेगेटिव आयन को सॉल्यूशन में डोनेट करता है उसको कहेंगे हम लोग बेस। तो एग्जांपल इसका लेते हैं बच्चे, तो NaOH, है ना, KOH, ठीक है, इसी तरह से MgOH का होल ट्वाइस। तो ये सब के सब क्या होंगे बच्चे? बेस हो गए। कौन से? आर्हेनियस वाले। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है बच्चे जो है तो बेस लेकिन उसके पास OH नहीं है, जैसे कि NH3, है ना, तब उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, कैसे कहेंगे कि ये बेस है? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट आया। ठीक है बेटा, कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो बच्चों इसमें क्या होता है हमारा
कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी समझना। देखो इसके हिसाब से एसिड्स कौन होते हैं? जो डोनेट करते हैं H+, बिल्कुल इसी तरह से डोनेट H+, ठीक है। जिसमें एग्जांपल आप लोग बच्चे जानते हैं, ये सब के सब आ जाएंगे, ठीक है ना। एग्जांपल में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं बच्चों? वही सब कुछ जो ऊपर लिखा है, HCl, H2SO4, ये सब एग्जांपल, ठीक है। और बेटा जी बेस के लिए जो उसने कहा कि विच कैन एक्सेप्ट, तो ये क्या करेगा? दोज केमिकल कंपाउंड्स बच्चों जिसमें कह सकते हैं विच कैन एक्सेप्ट H+, जो ये डोनेट करता है H+, ये होगा एक्सेप्ट H+, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों ले लेंगे इसका, तो उसमें ले लेंगे हम लोग NH3 ले लेंगे, है ना, NH4 ले लेंगे, या NH4OH ले लिया हमने, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों क्या होगा हमारा, कि इससे हम लोग ना, हम बेसिकली क्या कर सकते हैं बच्चे, NH4OH को हटा भी सकते हैं, NH3 की जगह के साथ साथ PH3 ले सकते हैं, ठीक है ना, PH3 लेंगे, ठीक है। तो अब देखो बच्चों यहां पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है इसमें, जो हम एसिड लेंगे तो उसका हमें कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस। और अगर बेस हमारे पास हो तो उसका हमें कॉन्जुगेट एसिड बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि देखो सिर्फ H+ एसिड जो होता है वो H+ डोनेट करता है, बेस जो होता है वो क्या करता है? H+ एक्सेप्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो जैसे कहा जाता है नुक्ता के हेरफेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, बस यहां पर क्या है, H+ के ही हेरफेर से क्या होता है, एसिड बेस बन जाएगा और बेस हमारा एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो देखो देखो बच्चों, अगर हमने ले लिया एसिड में ले लिया HCl, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव, तो -H+ कर दो तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो बच्चे बेस है आपके पास NH3, है ना, अगर कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो उसमें H+ ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये कॉन्जुगेट एसिड इसका NH4+, ठीक है। अब मान लो हमारे पास है H2CO3, कहेगा ये एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, तो क्या करेंगे बच्चे? H+ माइनस कर देंगे, तो क्या होगा? HCO3 नेगेटिव, ठीक है। CH3COOH, तो इससे क्या बन जाएगा? H+ निकाल दो तो क्या बन जाएगा? CH3COO नेगेटिव, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर मान लो H2S हमारा एसिड है तो इसका क्या बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस? HS नेगेटिव, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब मान लो बेटा PH3 दे रखा था, है ना, इस पर भी H+ डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये PH4+, है ना। तो ये हमारा था बेस, है ना बच्चे, और ये बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो बच्चे ये आता, अगर मान लो मैंने H2O को ले लिया कि H2O जो है हमारा बेस है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बन जाएगा? H3O+, ठीक है। समझ आए बच्चों? अगर OH- हमारे पास अगर कह दें कि ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड इसका क्या होगा? इसमें H+ ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? ये H2O। ओके बच्चों, तो क्या होगा? अगर ये बेस है तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया इसका ये, यानी कि जब भी हमें कॉन्जुगेट एसिड चाहिए तो हम H+ ऐड कर देंगे, अगर कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो H+ निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। दूसरी पॉइंट बच्चों नोट में आप लोग लिख लो, लिखेंगे बच्चों कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कॉन्जुगेट बेस, वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना बच्चों। तो यानी कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो हो जाता है वीक, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है ना। तो बेटा गारंटेड है बेटा 1 या 2 नंबर का आपसे जरूर पूछेगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो H+ उसमें से निकाल देंगे, और कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो हम H+ को ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा बच्चों आर्हेनियस के बाद ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब बच्चे कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जो हैं तो एसिड, लेकिन उसके पास ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग BF3 का, AlCl3 का, ठीक है। तो उन सबको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये एसिड है ना, क्योंकि BF3 भी एसिड है, AlCl3 भी एसिड है ना। तो किस तरीके से पता चलता है कि ये जो है एसिड है, तो इसको देखते हैं।
तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ गया बेटा लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो बेटा ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि बेटा इसको जो है ना, जैसे कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, उसको भी यहां से लिंक किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं लुईस एसिड के बारे में, लुईस एसिड में क्या लिख देंगे हम लोग कि दोज केमिकल स्पीसीज which can accept a pair of electron, which can accept a pair of electrons are called लुईस एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया बेटा इसका डेफिनेशन हो गया। सेकंड कह सकते हो कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना। यानी कि देखो इलेक्ट्रॉन को कौन लाइक करेगा, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, उसको कौन लाइक करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो ये होगा दे आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। थर्ड लिखेंगे बच्चे इसमें से कि दे मे बी न्यूट्रल, दे may be neutral और आयोनिक, ठीक है बच्चों। वो न्यूट्रल भी हो सकता है, आयोनिक भी हो सकता है। एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो पहले तो बच्चे न्यूट्रल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल में क्या होगा बच्चे, जैसे कि मैंने अभी कहा BF3 AlCl3, ठीक है बच्चों, क्लियर है ये। तो देखो बच्चों BF3 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो, है ना, जैसे कि मान लो बेटा जी मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूं BF3 का, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, बोरोन के पास बच्चों 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 हो गए उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 उसने सिंगल बॉन्ड बना लिए। तो टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल उसके वैलेंस सेल में कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, है ना। तो इसीलिए ये क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि अब इसके पास क्या है 6। तो इसीलिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग लुईस एसिड, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया कि BF3 क्यों है हमारा लुईस एसिड। और सेम कहानी है बच्चों AlCl3 के लिए भी, कि एल्यूमिनियम के पास होता है 13 एटॉमिक नंबर, वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 Cl के साथ उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो हो गया उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए ये आएगा इसका एग्जांपल। अब बच्चे हम लोग आयनिक की बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा जी आयनिक का हम लोग यही लिख लेते हैं। तो देखो ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस, ठीक है। जैसे कि बेटा जी एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसका NO2 प्लस हो गया, H प्लस हो गया, SO3H पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो है ना हमारे जो है ये सब कहलाएंगे इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाएंगे और हमारा लुईस एसिड भी कहलाएगा, ठीक है। अब बेटा जी बात आता है हमारा लुईस बेस। तो लुईस बेस में क्या करेंगे, उसका बिल्कुल उल्टा, है ना, कि दोज केमिकल स्पीसीज, है ना, दोज केमिकल स्पीसीज which can donate, ठीक है, those chemical species which can donate pair of electron। तो जिसके पास बच्चों जो है या तो नेगेटिव चार्ज हो, है ना, या लोन पेयर हो, वही डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियस को बच्चों कौन लाइक करेगा, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, उसको कौन लाइक करेगा, जो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। थर्ड लिखेंगे बच्चों कि दे मे बी न्यूट्रल और आयनिक, दे मे बी
न्यूट्रल और आयोनिक, है ना बच्चों। तो न्यूट्रल का बच्चों एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, है ना। एग्जांपल जब लिखेंगे हम लोग तो एग्जांपल में क्या होगा बच्चों, जो न्यूट्रल लेंगे हम लोग न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में क्या क्या ले लेंगे, जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे कि NH3 हो गया, है ना। इसी तरह से H2O ले लिया, उसके पास भी दो दो लोन पेयर है ना। ये सब हो गए न्यूट्रल में। और आयोनिक में क्या कहेंगे बच्चों, नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयंस, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयंस, है ना। जिसमें से क्या क्या आ जाएगा बच्चे, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया, SH नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये सब के सब हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो ये हो गया बेटा जी लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो हम लोग बच्चों इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, मॉडर्न कंसेप्ट से हमने क्लासिफाई कर लिया कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है एसिड है, कौन सा मॉलिक्यूल बेस है। तो बच्चों ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन दे देगा, कुछ मॉलिक्यूल्स दे देगा, कहेगा इसमें से जो आपको सेपरेट करना है कि कौन से एसिड्स हैं और कौन से बेसिस हैं। तो आप लोग बच्चों समझ में आ गया कि आर्हेनियस ने क्या कहा था कि जो H+ देगा उसको एसिड, जो OH- देगा उसको बेस। ब्राउनस्टेड ने कहा जो H+ देगा एसिड और जो लेगा H+ उसको कहेंगे बेस, ठीक है। और लुईस ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो हो गया एसिड और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो हो गया बेस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, ये आपको पहले ही बता चुका हूं, है ना। तो बच्चों क्या आएगा, अब हमारा टॉपिक आएगा कि आयनाइजेशन जो करेंगे हम लोग एसिड्स और बेसिस का, उससे बच्चों क्या होगा कि पीएच की वैल्यू हमें निकालनी होगी, ठीक है। जब सॉल्यूशन में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स जाएंगे, ठीक है, तो डिसोसिएट्स करेंगे आयंस में, ठीक है, तो वहां हमें पीएच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कहोगे ये पीएच क्या होता है, तो उसको समझने के लिए बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं पहले आयनाइजेशन ऑफ वाटर, आयनाइजेशन ऑफ वाटर होता क्या है बच्चों। अगर आप नॉर्मली कहते हो तो आप ये कह दोगे कि सर होता क्या है, H2O जो टूटता है H+ और OH नेगेटिव में, है ना। तो वैसे हम लोग कह सकते हैं कि H2 टूटता है H+ और OH- में, लेकिन बच्चों जो सॉल्यूशन में जाता है तो ऑलरेडी जो वहां H2O के पास लोन पेयर होता है तो उसके साथ ये H+ चिपक जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, H2O पर जब मैंने एक और H2O डाल दिया तो बच्चे ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है, बन जाता है हमारा H3O+ और OH नेगेटिव। तो आप H+ को और H3O+ नेगेटिव, H3O+ को दोनों का आप सिमिलर ही समझ सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चे अब ऐसे सिचुएशन में क्योंकि रिवर्सिबल का साइन लगा दिया तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। तो इक्विलिब्रियम होगा तो यहां पर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लेना पड़ेगा, है ना। तो K कहोगे आप लोग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन, OH- की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में H2O की कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो बच्चों H2O की कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि सारे सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग इनफ वाटर में डालते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, तो इसको हम लोग नियरली कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो एक कांस्टेंट ये और एक कांस्टेंट ये दोनों मिलाकर के बच्चे यानी कि K इंटू H2O का ट्वाइस इक्वल्स टू क्या होगा हमारा H3O+ OH नेगेटिव, तो इसको कहते हैं KW, ठीक है बच्चे। तो KW क्या होगा हमारा H3O+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन। देखो बच्चों बहुत सारे स्कूल में या फिर बुक में आपको ऐसा भी लिखा हुआ आएगा KW इक्वल्स टू H+ की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH- की कॉन्सेंट्रेशन। तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि बच्चों मैंने बता दिया आपको कि H+ और H3O+ में क्या है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत करना बच्चे, ठीक है। तो हम लोग देखो बेटा इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14 कब, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। क्योंकि ये K की वैल्यू कांस्टेंट तो है लेकिन हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे वो भी बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये होता है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों मैं लिखूंगा फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है ना, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जब कोई हमारा या तो प्योर वाटर हो
ठीक है, या फिर जहां पर सॉल्ट हमने डाल रखा है जो कि न्यूट्रल सॉल्ट हो, ठीक है, तब की बात को कहता हूं मैं, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा बेटा, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इक्वल हो जाएगा। तो उसको अगर मैंने X सेलेक्ट कर लिया तो आप लोग क्या कहोगे कि X इंटू एक्स है 10 की पावर -14, तो एक्स स्क्वायर हो गया 10 की पावर -14, x हो गया 10 की पावर -7, और यही हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, यही हो गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन बच्चों आ चुका है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितना, 10 की पावर -7, ठीक है। तो अब मैं कहूंगा pH, pH का मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना, कि H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है बच्चों, है ना, तो इसको हमें माइनस लॉग के साथ लेना पड़ता है, तो उसको कहते हैं pH, ठीक है। अब देखो बच्चों, माइनस लॉग ऑफ, ये क्या है, 10 की पावर -7, तो यहां क्या आएगा, माइनस के साथ -7 लॉग 10, तो ये आ जाएगा 7, है ना। तो बेटा जी जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसके लिए pH की वैल्यू क्या आ गया, 7, ठीक है। लेकिन अगर ये एसिडिक होता तो बेटा क्या होता है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती, है ना। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज्यादा हो जाता, मतलब 10 की पावर -7 से वो कम होता, -6 होता, -4 होता, -3 होता, है ना। तो बेटा जितना वो -4, -3, -2 होगा, तो यहां भी क्या होगा कि ये कम होता चला, यानी कि 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH जो होगा बेटा <7 होगा, ठीक है। फॉर बेसिक सॉल्यूशन, फॉर बेसिक सॉल्यूशन pH जो है बेटा वो <7 हो जाएगा। एंड फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन pH क्या कहा आप लोगों ने कि इक्वल होगा 7 का, ठीक है। तो बच्चे अगर कहीं भी pH की <7 आ गया किसी भी सॉल्यूशन में, तो हम कह देंगे ये क्या है, एसिडिक, है ना। जैसे दिखाता रहता है एडवर्टीजमेंट में, दिखाता है कि आप लिटमस पेपर लेकर जाओ सोप के पास, है ना, तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वो जो रेड लिटमस होता है ब्लू हो जाता है ना, वो दिखाता है कि pH की वैल्यू क्या हो रहा है, <7 हो रहा है, ठीक है। क्लियर होगा बच्चों। तो ये जो है ना pH, यही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन जो होगा हमारा एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चे, ये तो क्लियर हो गया कि कैसे पता चलेगा एसिडिक या बेसिक है। अब आपको कुछ देता हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट देता हूं और उससे pH की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तब उस तरह के न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं, और उसमें भी बच्चों क्या क्या सावधानी रखनी, तो हर तरह का न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखो जैसे कि कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं और कुछ जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट लेकर के बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने जैसे कि मान लिया, ठीक है, कुछ एग्जांपल देता हूं आपको कि क्वेश्चन में क्या रखा है आपसे, फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें फर्स्ट पार्ट है बच्चे 10 की पावर, ऐसा करता हूं, इसको ले लेता हूं 0.4, 0.04 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा ले लिया 0.2 मोलर H2SO4, ठीक है बच्चे। तीसरा ले लिया मैं 10 की पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है। ओके बच्चे, तो देखो इन सभी केस में बच्चों हमें pH निकालने के लिए कहता है, तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये सब स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग की क्या क्या पहचान होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या पहचान होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान होता है H प्लस के साथ क्या क्या हो सकता है, या तो सल्फेट होगा, या फिर नाइट्रेट होगा, या फिर मान लो कोई हैलाइड होगा जिसमें ClBrI आ जाएगा, है ना। तो लिख ही देता हूं मैं Cl माइनस Br माइनस I माइनस, है ना। या फिर हम लोग ले सकते हैं बच्चे फॉस्फेट आयन, ठीक है, या फिर ClO4 नेगेटिव, है ना। अगर हाइड्रोजन के साथ, ठीक है बच्चों, ये सब एक साथ है, अगर हाइड्रोजन के साथ सल्फेट आ गया, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रेट आ गया, हाइड्रोजन के साथ कोई हैलाइड आ गया, हाइड्रोजन के साथ फॉस्फेट आ गया, हाइड्रोजन के साथ क्लोरेट आ गया, तो ये सब हो जाएगा बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर बेटा वीक एसिड की बात करूं मैं, है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है बच्चों ऑर्गेनिक एसिड,
जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया RCOOH, या फिर मान लो H2CO3, ये सब होते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो ये जो है ना बच्चों पार्शियली आयनाइज होते हैं। ठीक है, हार्डली 4% 5% इसी तरह से वो डिसोसिएट होता है, लेकिन ये जो है 100% डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम लोग अगर वीक स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसमें क्या होगा बच्चों, OH माइनस जो है हमारा किसके साथ रहेगा, या तो जो फर्स्ट ग्रुप के मेटल है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, है ना, या फिर सेकेंड ग्रुप के मेटल यानी कि Mg2+, Ca2+, है ना। तो जनरली जो है ये जो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल के साथ अगर OH माइनस है, जैसे कि NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ये सब जो होते हैं बच्चों वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, और मैं वीक बेस की बात करूंगा, है ना। बेटा क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन वो आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो वीक बेस कैसे पता चलेगा हमें, देखो वीक बेस में सबसे ज्यादा पॉपुलर है NH4OH, NH3, है ना। ये सब जो बच्चों है ना, ये सब वीक बेस है। ठीक है, ये हार्डली 5% 10% डिसोसिएट होगा, और ये सब क्या होगा 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चों कि हमें जब भी कोई पीएच वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चेक करेंगे कि जो हमें दे रखा है इलेक्ट्रोलाइट वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, मैं बेटा इसमें एक और शामिल कर लेता हूं। ठीक है, 0.2 मोलर NaOH का ले लेता हूं, है ना, और फिफ्थ ले लेता हूं मैं 10⁻⁻8 मोलर NaOH का भी ले लेता हूं, दो बेस का ही ले लेता हूं। चलो NaOH को हटा KOH कर देता हूं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस एक नया इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ठीक है, तो बच्चों सबके लिए मुझे पीएच की वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब दूसरी चीज इसके अलावा बेटा अभी जो मैंने करा था ये चीज तो बच्चों ध्यान रखना ही है। अभी जो बेटा जी मैंने आप लोगों के लिए कहा था H+ इंटू OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या था हमारा 10⁻⁻14 पीछे करवाया था बच्चों, है ना। तो यहां पर बच्चों अगर लॉग लगा देते हो आप तो क्या होगा, log H+ OH नेगेटिव इक्वल्स टू log ऑफ 10⁻⁻14, है ना बच्चों। तो log M इंटू n क्या होता है, log M प्लस log n, यानी कि log H+ प्लस log OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या होगा -14 log 10, है ना बच्चे। अब सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कहोगे -log H+ माइनस log OH नेगेटिव इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, ये 14, और log 10 की वैल्यू क्या होता है 1। तो इसको कहते हैं बच्चे पीएच। तो पीएच प्लस पीओएच हो जाएगा बेटा 14। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर मान लो हमने पीएच निकालना है लेकिन हमसे निकल गया क्वेश्चन में पीओएच, तो पीएच निकाल सकते हैं। पीएच क्या होगा 14 माइनस पीओएच। या फिर आपके पास ये रिलेशन तो है ही बच्चों, क्या कि सर अगर हमारे पास H+ इंटू OH नेगेटिव होता है 10⁻⁻14 और कहीं पर हमारे पास OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम वहां पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब बच्चों चलते हैं उस न्यूमेरिकल पे जो आप लोग को कह रखा हो कि मैं करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों आप जैसे बच्चों आप लोग को देख रहे हो इस क्वेश्चन में सबके सब क्या दे दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग दे दिया है, चाहे एसिड हो या बेस दिया है, लेकिन सबके सब दिया है मैंने एसिड, मतलब एसिड बेस जो भी है सब स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता ही है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा वो तो पूरी तरह से टूट जाएगा ही, है ना, 100% आयनाइज होगा, है ना। तो देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो है 0.04 मोलर HCl का हमें पीएच निकालना है। देखो बच्चों रिएक्शन लिखेंगे, HCl से जा रहा है ये H+ और Cl-। ठीक है, देखो यहां पर रिवर्सिबल का साइन नहीं लगा पाऊंगा बच्चों, क्यों, क्योंकि 100% टूट जाता है, प्रोडक्ट बन गया, ये वापस नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर देखो बच्चे इसका इनिशियल है कॉन्सेंट्रेशन 0.04, इनिशियल मतलब T=0 पे, और एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से टूट जाएगा। तो अब देखो बच्चों इसका कोएफिशिएंट 1, इसका अगर 1 मोल टूटेगा तो इसका 1 मोल मिलेगा, इसका 1 मोल मिलेगा, है ना।
तो यहां पर से अगर 0.04 मोल चला जाएगा तो इसका कितना मिलेगा 0.04, और इसका भी मिलेगा 0.04, है ना बच्चे। तो हमें क्या चाहिए बच्चे, H+ की कॉन्सेंट्रेशन। तो कहोगे यहां पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन है 4 × 10⁻², इसी को हमने लिख लिया, है ना। तो log H+ क्या होगा, तो कहोगे log ऑफ 4 × 10⁻²। फिर कहोगे माइनस log H+ क्या होगा, क्योंकि माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि pH होता है माइनस log H+। तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस log ऑफ 4 और माइनस log ऑफ 10⁻²। तो देखो बच्चे, माइनस log 4 की वैल्यू होती है 0.602, और ये हो गया बेटा माइनस, और यहां जो पावर होता है बेटा log की प्रॉपर्टी होती है, तो -2 log 10। तो यहां क्या आ जाएगा 2 - 0.602, तो नियरली 1.398 के करीब आ जाएगा हमारा पीएच की वैल्यू। अब देखो बच्चों, जिस बच्चों को लॉग नहीं आता बच्चे, ठीक है, तो आप लॉग, एंटी लॉग और साथ साथ मेरे चैनल के साइंस एकेडमी को सर्च करना बच्चों। उसमें बहुत ही इजी तरीके से लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, और ग्राफ्स वगैरह कैसे बनाते हैं किसी भी जो है ना कहीं भी, तो उन सभी चीजों को बच्चों, चाहे फिजिक्स का ग्राफ हो या केमिस्ट्री ग्राफ हो, सब चीज उसमें बता रखा है, ठीक है। तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हो अगर लॉग एंटी लॉग में प्रॉब्लम होती है तो। यहां बेटा जी पावर था, पावर को मल्टीप्लाई में ले आते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो ये आ गया, है ना। क्लियर हो गया बच्चों, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा जी सेकंड लेता हूं मैं। सेकंड है 0.2 मोलर H2SO4। तो देखो बच्चों होगा क्या कि H2SO4 टूटता है तो ट्वाइस ऑफ H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव देता है ना, SO4 2 नेगेटिव। अब देखो बच्चे इसमें T = 0 पे क्या दे रखा है हमें 0.2, तो ये सब 0 0, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। अब देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इसका कोएफिशिएंट 2, यानी कि इसका 1 मोल टूटेगा तो इसका 2 मोल मिलेगा। तो इसका अगर 0.2 टूट रहा है तो इसका कितना मिलेगा 2 × 0.2, और इसका सिर्फ 0.2, है ना बच्चों। ये केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों ऐसे बता चुका हूं मैं, है ना। तो यहां बेटा कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया हमारा 0.4, तो पीएच क्या होगा माइनस लॉग ऑफ H+। तो ये क्या होगा बेटा जी 4 × 10⁻⁻1। तो देखो बच्चे ये क्या आता है -1 तो आ जाएगा +1, है ना। तो यहां आ जाएगा 1 - log 4, यानी कि 1 - 0.602, यानी कि 0.398, इतना आ गया बच्चे पीएच, ठीक है, इस H2SO4 सॉल्यूशन के लिए। ठीक है बच्चे, अब देखो बेटा थर्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थर्ड को बताने से पहले मैं चाहता हूं बेटा फोर्थ को बता दूं, ठीक है। तो फोर्थ बेटा जी मैं यहां पर पहले बताता हूं NaOH के लिए, है ना, जो 0.2 मोलर NaOH है। तो देखो बेटा NaOH टूटेगा हमारा तो क्या मिलेगा Na+ NOH नेगेटिव। तो ये था हमारा 0.2, ये 0 0, कब T = 0 पर। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से पूरा का पूरा चला जाएगा, तो ये भी 0.2 और ये भी 0.2, है ना बच्चे। तो देखो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कितना आ गया हमारा 0.2, जिसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻1, है ना। तो बच्चे इसी तरह से जैसे हमने अभी निकाला था 4⁻1 था हमारा, है ना, इसी तरह से यहां तो यहां पीएच निकाला था क्योंकि H+ था। अब हम लोग निकालेंगे बच्चे POH, ठीक है। तो यहां पर कहोगे बच्चे POH होगा हमारा माइनस लॉग ऑफ OH- की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है बच्चे। तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 2 × 10⁻⁻1, तो यहां आ जाएगा हमारा POH आ जाएगा बच्चों 1 - log 2, log 2 होता है 0.301, तो ये आ जाएगा हमारा 0.699। ये क्या आ गया बच्चों POH आ गया, है ना। तो फिर पीएच हमारा आ जाएगा, तो पीएच क्या होगा बच्चों, तो 14 - POH सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां तक बच्चों एक तरह का था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने उसको
पहले करवा दिया। अब मैं थर्ड वाला करूंगा और फिफ्थ वाला करूंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। यहां पर क्या था बेटा, सीधा डायरेक्ट था, जो H+ और OH माइनस से कॉन्सेंट्रेशन निकला उसमें माइनस लॉग लगा दिया तो पीएच या पीओएच हमारा निकल गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब जो क्वेश्चन है हमारा ये है थर्ड पार्ट। ये बेटा थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। कहोगे कि क्यों यूनिक क्वेश्चन है? तो यहां पर बेटा जी हमें जो है, जो H+ ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी हमें लेना पड़ेगा, चाहे H+ हो या फिर OH- हो। ठीक है, कहोगे क्यों? तो बताता हूं बच्चों। चाहे हमारा जो है OH- हो या फिर H+ हो, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बच्चों 10⁻⁻7 से कम दे रखी हो, ठीक है, तब हमें लेना पड़ता है बच्चों। देखो, जब बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कहा था कि H+ और OH- का न्यूट्रल सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, -7, है ना। यानी कि जो आपके पास पानी है उसमें ऑलरेडी जो है इतना H+ है और इतना OH- है। ठीक है, तो अब अगर मान लो बेटा मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है, इसमें क्या रखा है, HCl है हमारे पास, तो टूटेगा H+ और Cl-, ये है 10⁻⁻8, तो इसमें से क्या होगा, पूरा का पूरा टूटेगा, तो 10⁻⁻8 और 10⁻⁻8। अब देखो बच्चे, ये जो H+ गया वो कहां पर गया, उसी पानी में गया। ठीक है, जहां पर पहले से इतना H+ है। तो क्या लगता है बच्चे, है ना, आप बेटा उस पानी में पहले से लगभग इसका 10 गुना ज्यादा हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहां मान लो पहले से ग्रीन कलर का 100 बॉल पड़ा हुआ था, आप उसमें से 10 अपना ग्रीन बॉल डालोगे और फिर ढूंढोगे कि मेरे ग्रीन बॉल कितने हैं। तो क्या लगता है बच्चों, क्या हम उस 10 के टर्म्स में हम 100 को इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर से बताता हूं बच्चे कि आपके पास जितना H+ है वो क्या है, 10⁻⁻8। ठीक है, इसको आपने उस वाटर में डाल दिया जिसके पास इससे 10 गुना ज्यादा था। समझने के लिए मान लो आपके पास एक ग्रीन कलर का बॉल था, है ना, एक ग्रीन कलर के बॉल को आपने एक कंटेनर में डाल दिया जहां पर पहले से 10 बॉल है। ठीक है, तो वहां पर मैं पूछूंगा बच्चे कि कितना आपके पास ग्रीन बॉल है, तो आप ये नहीं कहोगे कि 1 बॉल है, आप क्या कहोगे कि सर मेरे पास 11 बॉल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने जो डाला था वो तो बहुत कम था और पहले से उसमें क्या है, 10 पड़े हुए। ठीक है, लेकिन अगर वही सिचुएशन जो इससे पहले हम लोग क्यों नहीं लेते थे, क्योंकि मान लो आपने पहले डाल दिया 1,00,000 बॉल डाल दिया और वहां पर 10 बॉल है एक्स्ट्रा, तो मैं पूछूंगा कि आपके पास कितना बॉल है, तो कहोगे वही 1,00,000 ही मान के चलो, क्योंकि 10 जो है 1,00,000 के सामने इग्नोरेबल है। तो इससे पहले क्या लेते थे हम लोग, H+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, यानी कि 10⁻⁻1 10⁻⁻2 हार्डली यही लेते थे। तो उसके टर्म्स में ये क्या था, बहुत ही कम था, 10⁻⁻7 बहुत ही कम था, तो इसीलिए इसको हम इग्नोर कर देते थे। लेकिन जो हम ऐड कर रहे हैं H+ वही हमारा जो है इससे बहुत कम है, तब तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर, कि कहना पड़ेगा कि ऑल्सो H+ कमिंग फ्रॉम वाटर। ठीक है, कहेंगे देयरफॉर टोटल H+ कॉन्सेंट्रेशन जो होगा हमारा वो होगा 10⁻⁻8, और यहां पर चाहो तो लिख दो सिंस 10⁻⁻7 मोलर H+ कमिंग फ्रॉम वाटर। ठीक है बेटा, ये हर बार अवेलेबल रहता है ये, लेकिन आप जो ऐड करते हो हर बार वो ज्यादा ऐड करते हो, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस बार इग्नोर नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा बच्चे, अगर 10⁻⁻8 इग्नोर लीजिए कॉमन, तो 1 + 10। ठीक है, तो अब अगर मैं pH लू तो आ जाएगा log ऑफ, मतलब मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो लिख लेता हूं, -log ऑफ 11 × 10⁻⁻8, है ना बच्चे। तो देखो माइनस ये हो जाएगा log 11 + log 10⁻⁻8, तो ये बेटा -8 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, तो आ जाएगा 8 - log 11, जो आ जाएगा 6.9 के करीब आ जाएगा, है ना बच्चे, क्लियर है। तो अब pH कितना होगा, 6.9। ठीक है, जो बिल्कुल सही है।
कहेगा कोई बच्चा कि नहीं सर हमें क्या जरूरत थी, पहले सिंपल तो था ही, है ना। तो बच्चे अगर पहले वाले सिचुएशन से चलें और हमने अगर ले लिया बेटा जी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -8, तो आपका पीएच कितना आ जाएगा। अगर देखो बच्चे, कोई बच्चा सीधा 10 की पावर -8 ले लेता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो पीएच कितना आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -8, है ना, यानी कि माइनस ऑफ -8 लॉग 10, यानी कितना आ गया 8, जो क्या है 7 से ज्यादा है। और आप लोग को पता है बच्चों की एसिड जो होता है वो 7 से कम पीएच वाले होते हैं, तो ये क्या आ गया हमारा मोर देन 7, यानी कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक किया है ना। कभी भी एसिड की पीएच कभी भी 7 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपका आ गया। क्यों मिस्टेक हुआ आपसे, क्योंकि आपने सीधा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ वही लिया जिसको आपने ऐड किया था, जो था 10 की पावर -8, है ना। तो बच्चे जब भी कभी ऐसा हो जाए कि पीएच की रेंज चाहे एसिड या बेस का जितना होना चाहिए उससे बाहर चला जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि वाटर के जो प्रेजेंट है H प्लस और OH माइनस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी हमें ले करके टोटल पीएच को हमें उस बाउंड्री से कम करना होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो बेटा 10 की पावर -8 था, है ना, और अगर हमने इसके साथ वाटर वाला जोड़ दिया तो क्या हो गया, अब लेस 6.9 हो गया, 7 से कम हो गया, है ना। अब तो पीएच हो सकता है ना बच्चे। तो ये हो गया बेटा जी हमारे इसके लिए। अब इसी तरह जैसे HCl का किया वैसे आप KOH के लिए भी कर सकते हो, है ना बच्चे। क्योंकि ये सब कब करना है बच्चे, जब हमारे पास एसिड या बेस किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 से कम हो, है ना, चाहे -8 हो जाए या -9 हो जाए। चलो इस बार ऐसा करता हूं ना, मैं इसमें -9 कर देता हूं ताकि कुछ डिफरेंट लगे। ठीक है बच्चे, ये ले लेता हूं मैं -9, ठीक है, तब बताता हूं। फिफ्थ देखो बेटा जी, यहां पर था हमारे पास KOH टूटा हमारा K प्लस और OH नेगेटिव में। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर था 10 की पावर -9 मोलर, तो ये 0 0, अब इसमें से पूरा का पूरा चला जाएगा 10 की पावर -9, तो यहां क्या मिलेगा 10 की पावर -9, और ये भी हो जाएगा 10 की पावर -9, है ना। तो अभी देखोगे बेटा जी आप, पहले मैं मिस्टेक करता हूं, ठीक है, पहले मैं मिस्टेक करता हूं फिर सही बताऊंगा। ठीक है, कोई बच्चा अगर सोचेगा चलो यही OH ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या कहोगे आप लोग कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10 की पावर -9, तो POH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, तो ये आ जाएगा बच्चों 9। ठीक है, तो बेटा 9 आ गया POH। खुश मत हो कि पीएच मोर देन 7 आ गया, है ना, बल्कि हमारा क्या है बच्चों POH। तो अब अगर हम लोग पीएच निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस POH, तो क्या आ जाएगा, ये 5 आ गया, है ना, जो क्या है लेस देन 7 है ना। तो किसी भी बेस का कभी भी पीएच की वैल्यू मोर देन 7 आती है, लेकिन आपका क्या आ गया 7 से कम आ गया। इसका मतलब आपने क्या किया, मिस्टेक किया है। ठीक है, मिस्टेक क्या किया आपने, क्योंकि यहां पर देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस जो मिला है आपको वो 10 की पावर -7 से बहुत ही कम है। तो ऐसे में हम जो वाटर में प्रेजेंट OH माइनस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, तो हम लोग को एक्चुअल क्या करना पड़ेगा, पहले बोल दिया था बच्चे की मिस्टेक है ना। तो देखो बच्चों हम लोग इसमें क्या कर देंगे, कहेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -9, यहां लिख देंगे सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू 10 की पावर -7 कमिंग फ्रॉम वाटर, है ना, कमिंग फ्रॉम वाटर। ओके बच्चे, तो यहां देखो 10 की पावर -9, तो ये होगा 100 + 1, तो क्या होगा 101 इंटू 10 की पावर -9, है ना बच्चे। ये आया OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब आप POH लोगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस लॉग 101 लॉग 101 लॉग 101। देखो बच्चे 100 का मतलब होता है लॉग में 10 की पावर 2, मतलब 2 log 10 यानी कि 2, तो लॉग 100 होता है 2, तो लॉग 101 क्या उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, तो मैं नियरली ले लेता हूं बच्चों 2.01, तो ये क्या आएगा 6.99 आ गया POH की वैल्यू, है ना। तो बेटा pH क्या होगा 14 माइनस 6.99,
क्या आएगा 7.01, जो मोर देन 7 आ गया बच्चों, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बेसिक है ना। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये था बच्चों पीएच निकालने का, है ना। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस देगा तो पीएच कैसे निकालते हैं। अब बच्चों हम लोग एक्चुअल एंटर कर रहे हैं हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से टूट जाता था, है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता था। जबकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जिस रेट से रिएक्शन आगे जाता है उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड आता है। तो वो कहां होता है बच्चों, पहले बता चुका हूं मैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। तो अब हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे टॉपिक आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो बच्चे ये जितने भी वीक एसिड्स होते हैं या बेसिस होते हैं हार्डली 5% 6% तक जो है वो आयनाइज होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग कैसे पीएच निकालेंगे इन सबको भी डिस्कस करते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है बेटा ऑस्टबार्ट डाइल्यूशन लॉ, उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड बेसिस। देखो बच्चों मैं सारा चीज करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। आप लोग वीडियो में पूरी तरह से बने रहो, ठीक है। देखो बेटा सबसे पहले लेता हूं मैं आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स। तो देखो बेटा ऑर्गेनिक में बताया था मैंने, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं बेटा जी वो क्या होते हैं, वीक एसिड। तो जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसको इसको डिनोट करते हैं बेटा आर सी डबल ओ एच से। तो ये बनेगा आर सी डबल ओ नेगेटिव और H प्लस, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें हम लोग लेके चलते हैं कि इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लो C थी, इस सब की 0 0। अब एट इक्विलिब्रियम मान लो बेटा इसमें से x मोल टूट जाएगा तो इसका x मोल मिलेगा, इसका x मोल मिलेगा, ऐसे आप लोग कर चुके हो। लेकिन यहां पर हम लोग बेटा जी चलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना फ्रैक्शन में टूटता है ना। तो बच्चे इसको हम लोग लिखेंगे C इंटू 1 माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या होगा C माइनस C अल्फा, है ना बच्चों। तो मैं क्या लिखने वाला हूं बच्चे, ठीक है ना। फिलहाल बेटा रहने देता हूं मैं आप लोग के समझने के लिए, लेकिन हम लोग यही लेकर चलेंगे, ठीक है, कि पूरा का पूरा 1 में से अल्फा फ्रैक्शन अगर इसका टूट गया तो अल्फा इंटू सी ही मिलेगा, यहां पर सी अल्फा मिलेगा और ये भी मिलेगा सी अल्फा, है ना। समझने के लिए मैंने कहा बच्चे कि अगर इसमें से x मोल टूट जाता तो इसका x मोल मिलता, इसका x मोल मिलता। तो यहां पर आप ये सोचो कि सी अल्फा मोल टूट गया तो इसका सी अल्फा और सी अल्फा मिला, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो देखो बच्चों अब हम लोग चलेंगे बेटा K की वैल्यू। तो ये एसिड के लिए है तो इसके लिए इसको कहेंगे Ka, जिसमें बेटा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है आर सीरो नेगेटिव H प्लस अपॉन में आर सी डबल ओ एच, है ना बच्चे। तो ऐसे में बच्चे Ka की वैल्यू क्या होगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा बाई सी इंटू 1 माइनस अल्फा। तो देखो क्या होगा Ka हो जाएगा हमारा सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, है ना बच्चे। तो ये हो गया बेटा आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। और पहले से बता चुका हूं बच्चों कि ये जो है बहुत ही कम टूटता है, 1%, 2%, 3%, है ना। तो बेटा अल्फा की वैल्यू क्या होगा 1%, मतलब 1/100 यानी 0.01, 0.02, 0.03, मैक्सिमम 0.05, है ना। तो बेटा ये 1 है और ये 0.05 है। तो 1 के टर्म्स में 0.05 को तो इग्नोर किया जा सकता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर से अल्फा को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम लोग लिख लेते हैं इसको कि सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी इग्नोर्ड, है ना बच्चे। तो जब इसको इग्नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे Ka आ जाएगा हमारा सी अल्फा स्क्वायर, है ना। तो बच्चों इससे हमारा ना काफी हेल्पफुल होगा ये, ठीक है, कि अल्फा क्या होगा हमारा फिर रूट ओवर ऑफ Ka बाई सी, है ना। इसको फर्स्ट लिख लेता हूं क्योंकि यहां से हम लोग 2-3 चीज प्रूव करेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो पहला बेटा जी हम लोग यहां से एक अलग चीज चलते हैं, हमें बेटा क्या निकालना है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन उसको निकालने से पहले, ठीक है, या चलो उसी को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। बस बच्चों आप लोग ध्यान रखना इस चीज को, जो मुझे कुछ और भी चीज प्रूव करना है ना। तो बेटा यहां पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमारा, कहोगे C इंटू अल्फा, यानी कि C इंटू रूट ओवर ऑफ Ka बाई सी। तो बेटा ये C को अंदर लाऊंगा तो ऊपर में आ जाएगा C स्क्वायर, है ना, C स्क्वायर Ka बाई सी।
तो कितना आ जाएगा बच्चों, रूट ओवर ऑफ में सी और के, है ना। ये क्या आ गया, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। तो पीएच क्या होता है बच्चों, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, यानी कि माइनस लॉग ऑफ C इंटू के होल टू द पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब तो बच्चों ये होता है ना, ये पावर है बच्चों, मल्टीप्लाई मत समझ लेना, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता बाहर, तो पीएच इक्वल्स टू क्या होगा, -1/2 log C प्लस log Ka, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया हमारा पीएच की वैल्यू, किसके लिए, वीक एसिड के लिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब केमिकल इक्विलिब्रियम करवाया था तो आपको बोला था बेटा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है या स्ट्रॉन्ग कोई भी रिएक्टेंट होता है, ठीक है, तो अगर के की वैल्यू अगर 10⁻³ से ज्यादा होता है, ठीक है, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन के की वैल्यू 10⁻³ से बहुत कम होता है, तो हार्डली 1%, 2% से 5% तक ही डिसोसिएट होता है। तो ये के ही डिसाइड करता है कि हमारा एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चों दो एसिड को हमें कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन पावरफुल एसिड है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन दो एसिड का सेम ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी अल्फा को कंपेयर करते हैं, जिसकी अल्फा ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी ऑफ टू एसिड्स having same concentration मतलब C सेम है, तो बच्चों उसमें α1/α2 हो जाएगा रूट ओवर ऑफ Ka1/Ka2, है ना बच्चों। पहले वाले की आयनेशन कांस्टेंट बाय दूसरे की आयनेशन कांस्टेंट, बेटा ये Ka है, अगर इसको दिक्कत हो रहा है मैं फिर से लिख देता हूं इस चीज को, Ka1 अपॉन में Ka2, है ना। तो जिसकी आयनेशन कांस्टेंट ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है बच्चे, ये हो गया। तो अब बच्चों मैंने आप लोग को बोला था, ठीक है, कि एक काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां से करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो बेटा इसको रब कर देता हूं फिर मैं करवाता हूं, ठीक है, या फिर बेटा एक बार बेस का भी निकाल ही देता हूं फिर इकट्ठा करवा देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम लोग करते हैं आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस, है ना। तो जैसे हमने वीक एसिड का किया उसी तरह से हम लोग करेंगे वीक बेस के लिए। तो यहां पर हमने निकाला था H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, जी से पीएच निकला, तो वहां पर क्या होगा, हमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से फिर हम लोग POH निकालेंगे, ठीक है। और ये बेटा जो बोला मैं बाद में करवाऊंगा इसलिए क्योंकि दोनों में ही एप्लीकेबल होगा, इसलिए सोचो चलो इकट्ठा ही करवा देंगे, ठीक है। तो देखो बच्चे, हम लोग करने वाले हैं कि आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस, ठीक है। तो बेटा जी सेकंड था हमारा आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस, ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस, है ना। तो देखो बच्चे, हम लोग एग्जांपल लेते हैं वीक बेस में NH4OH का, है ना। तो ये बच्चे टूटता है तो बन जाता है हमारा NH4 प्लस और OH नेगेटिव आयन, ठीक है। फिर से वही कहानी कि T इक्वल टू 0 पे मान लो कॉन्सेंट्रेशन है C, इसका 0 अब एट इक्विलिब्रियम लेंगे बेटा, तो ये क्या होगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ C अल्फा यहाँ C अल्फा। इस बार KB लेंगे तो NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में NH4OH की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज आता है, तो बेटा हम यहां पुट करेंगे KB क्या, तो क्या होगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन में C इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ये आ गया हमारा KB की वैल्यू, ठीक है। अब बेटा आपको पता ही है, कहोगे सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, इसलिए क्या होगा बच्चों, KB हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा हो जाएगा हमारा KB बाय C, है ना बच्चे। तो अल्फा हो गया हमारा KB बाय C। अब यहां पर देखो बच्चा,
जब अल्फा आ गया हमारा रूट ओवर ऑफ Kb बाई सी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव देखो बच्चे क्या है, C इंटू अल्फा, तो ये क्या होगा C इंटू Kb बाई सी, यानी कि अंडर रूट ऑफ C इंटू Kb। तो बेटा माइनस लॉग अगर मैं लू OH नेगेटिव का POH के लिए, तो यहां भी क्या होगा माइनस लॉग ऑफ C इंटू Kb होल टू द पावर 1/2, तो ये माइनस 1/2 लॉग C प्लस लॉग Kb लिखेंगे, है ना बच्चे। ये क्या हो गया हमारा POH। तो बेटा अगर पीएच निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, 14 माइनस POH, तो क्या होगा ये 14 प्लस 1/2 लॉग C प्लस लॉग ऑफ Kb, है ना। ओके बच्चों, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी हमारा उसको माइनस कर देंगे। ओके बच्चे, तो ये आ गया हमारा, तो POH निकाल लो तो ये निकल गया हमारा, और अगर PH निकाल लिया तो हमारा ये निकल गया, ठीक है। ये बेटा जी वीक बेस के लिए निकल गया। अब देखो बेटा जी, ये जो फर्स्ट है इक्वेशन, चाहे किसमें था, है ना, तो देखो बेटे अब है टॉपिक हमारा ऑस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ, उसमें देखो अल्फा था हमारा हमेशा रूट ओवर ऑफ K बाय C, है ना बच्चों, चाहे एसिड के लिए Ka था, बेस के लिए Kb था, है ना। तो इसको कोई बच्चों लिख सकता है Ka या Kb के साथ, देखो C को क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, है ना बच्चे। तो अल्फा क्या हो गया हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट V हो गया, यानी कि अगर कोई भी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो अल्फा बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर एसिडिटी को बढ़ानी है या वीक बेस की बेसिसिटी को बढ़ानी है तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, ठीक है। जितना पानी डालते जाएंगे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना बच्चों। तो यही ऑस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ कहता है कि ऑन डाइल्यूशन, है ना, हम कह सकते हैं बच्चों कि ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, एसिडिटी ऑफ एसिड एंड बेसिसिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ वीक बेस, है ना, वीक बेस। बेटा जी मैं फिर से स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, ऑन डाइल्यूशन एसिडिटी ऑफ वीक एसिड, है ना, वीक एसिड एंड बेसिसिटी ऑफ वीक बेस इंक्रीजेस, ठीक है। अगर हम डाइल्यूट कर देंगे तो वीक एसिड की एसिडिटी बढ़ जाएगी, वीक बेस की बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब जो है इसमें जो एनसीईआरटी में बच्चों जो टॉपिक आपको दे रखा है, ठीक है, जो मुझे भी करवाने हैं, ठीक है, तो मैं बच्चों एक टॉपिक जो लास्ट में उसको पहले करवाता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है बच्चों। एक टॉपिक है आपका कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में है बच्चों इसमें टॉपिक दे रखा है हमारा बफर सॉल्यूशन, तो वो भी हमारा कॉमन आयन इफेक्ट की तरह ही है। तो मैं दोनों टॉपिक को कंबाइन करके पहले उसी को करवा देता हूं बच्चों, ठीक है, फिर चलेंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पे, फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, बफर सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर आपने एसिड डाल दिया या बेस डाल दिया, है ना, तो उसकी पीएच पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होता है, एग्जांपल के लिए हम लोग कह सकते हैं अपने शरीर को ही देख लो। आप जब भी कुछ खाते हो, जैसे आइसक्रीम खाते हो, वो अल्कलाइन होता है फूड, है ना। अगर आप पिकल खाते हो तो वो क्या होता है, एसिडिक होता है ना। तो जो भी चीज आप खाते हो तो खाने के साथ साथ ऐसा नहीं होता कि आपको टैबलेट भी लेना पड़े हर एक चीज को खाने के साथ, है ना। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको टैबलेट लेने पड़ते हैं, अदरवाइज 99.99% चांसेस में क्या होता है, आप कुछ भी खाते हो तो आपको चाहे एसिड खा रहे हो या फिर बेस खा रहे हो, है ना, आपको इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी है खाते जाते हो, है ना, उससे आपके शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जबकि होना तो चाहिए बच्चों, है ना, जब हम लोग एसिडिक डालेंगे किसी सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन को एसिडिक हो जाना चाहिए, और जब अल्कलाइन डालेंगे तो सॉल्यूशन को बेसिक हो जाना चाहिए, है ना।
तो बफर सॉल्यूशन यही होता है कि उस पर अगर वो केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर जिसमें अगर हम एसिड या बेस कुछ भी डालेंगे तो उसकी पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ना बेटा कह सकते हैं बफर सॉल्यूशन, है ना। लिखेंगे द सॉल्यूशन वेयर देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट of adding, there is no effect on pH, on pH of solution। ठीक है, ठीक है ना। there is no effect of एडिंग, ठीक था वही, ठीक है, एडिंग एसिड और बेस द सॉल्यूशन वेयर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एडिंग एसिड और बेस ऑन देयर पीएच। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हमने एसिड डाला या बेस डाला, उसको कहेंगे बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये बच्चों दो तरह का होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग बच्चों। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो ये बेटा क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला होता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, ठीक है। दूसरा होगा बेसिक बफर, है ना। तो कैसे पहचानेंगे कौन एसिडिक बफर है, कौन सा वीक बेस, कौन सा बेसिक बफर है। तो देखो बेटा, जब हम एसिडिक बफर की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा एक वीक एसिड होगा और उसके साथ जो सॉल्ट होगा वो उसी वीक एसिड के साथ कॉमन बेस का जो है वो सॉल्ट होगा। ठीक है, तो हम यहां कहेंगे कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। कहोगे सर एग्जांपल बता दो, तो देखो बेटा, वीक एसिड अभी एग्जांपल लिया था CH3COOH, इस पर मैंने क्या किया, वीक एसिड तो यही रहने दिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का मिला के सॉल्ट बना दिया मैंने स्ट्रॉन्ग बेस का, है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ कॉमन एंड भी है ना, CH3COO- CH3COO- है ना। तो मैंने इसलिए कहा दोनों को कंबाइन कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग कोई कंफ्यूजन भी ना हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो जाए। ठीक है, कॉमन एंड इफेक्ट को यूज करोगे तो बेटा ज्यादा लंबा क्वेश्चन होगा और बफर सॉल्यूशन से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, अब दूसरा है बेसिक बफर। तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग कि ये होगा हमारा वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। कहोगे सर इसका कोई एग्जांपल दे दो, तो वीक बेस अभी बताया था मैंने आप लोग को NH4OH, और इसके साथ सॉल्ट लिया मैंने इसी वीक बेस NH4OH का और HCl का, तो NH4Cl, है ना बच्चों। तो ये हो गया एसिडिक बफर और ये हो गया बेसिक बफर। ठीक है, तो मैं बच्चे पीएच निकालूंगा किसी एक का, तो दूसरे का हम उसी से रिलेट करके लिख देंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइंड द पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और न्यूमेरिकल करवाऊंगा बच्चे, मैं बेसिक बफर सॉल्यूशन ये करवा दूंगा ताकि दोनों बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है बच्चे, तो पहले आपको बच्चे दोनों का रिएक्शन लिख के बताता हूं कि किस तरह से ये जो पीएच जो है कोई इफेक्ट नहीं डालता। अगर हम एसिड और बेस कुछ भी ऐड करते हैं तो पीएच पे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा जी, अब पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन की पीएच निकालने वाले हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, तो देखो बेटा, एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3COOH, जो देता है CH3COO नेगेटिव, है ना बच्चे, प्लस H प्लस। इनिशियली आपको पता ही है C00, है ना। इक्विलिब्रियम पे आपको पता ही है 1 माइनस अल्फा, तो ये आता है C अल्फा और ये आता है C अल्फा। ठीक है, अब बच्चे इसी में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस वाला डाल दें सॉल्ट, तो CH3COO Na डाल दिया मैंने, तो बच्चे ये क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है।
CH3 नेगेटिव और Na+। ठीक है, तो इनिशियली बच्चे इसमें क्या था, T इक्वल टू 0 पे था B, ये सब था 0 0। अब ये 0 तो ये हो गया B और ये भी हो गया B। ठीक है बच्चे, तो यहां तक पहले देख लो बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें दो चीज समझाता हूं। ठीक है, पहला चीज कि H+ अगर हम डालेंगे है ना, तो pH क्यों नहीं डिफेक्ट करेगा, क्यों नहीं अफेक्ट करेगा कोई भी, या फिर OH- डालेंगे तो क्यों नहीं अफेक्ट करेगा। तो मान लो बेटे हमने OH- डाल दिया, OH- डाल दिया तो वो क्या किया, H+ की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दिया। तो जैसे H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम। तो आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को घटाया तो रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड। तो जैसे यहाँ H+ कम होगा, रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। तो ज्यादा से ज्यादा फिर ये टूटने लगेगा और ज्यादा H+ मिलने लगेगा, है ना। अगर मान लो आपने H+ डाल दिया तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो आप, तो ये जो एक्स्ट्रा H+ है ये ढेर सारा प्रेजेंट है आपके पास CH3 उसके साथ रिएक्ट करके वापस ये एसिड देता चला जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, चाहे H+ डालो या OH- डालो, ठीक है ना, आपके pH पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो अब हमें बेटा निकालना है इस सॉल्यूशन से pH की वैल्यू। ठीक है, तो आराम से देखो बच्चे, ये जो हमने एसिटिक एसिड लिया था बच्चे, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन C था, उसमें क्या होगा, अल्फा लगा हुआ है यहां पर, है ना, यानी कि हार्डली 5% 10% ऑफ C है ना। लेकिन ये जो था स्ट्रॉन्ग बेस वाला था, स्ट्रॉन्ग के बारे में पता ही 100% टूट जाता है ना। तो अभी हमारे पास जो सॉल्यूशन में जो CH3 है वो मोस्टली किसका प्रेजेंट है, तो कहोगे मोस्टली तो इसी का प्रेजेंट है। देखो ये B मोल है पूरा का पूरा, अगर मान लो इसका 0.2 मोलर होता तो यहां 0.2 रहता, अगर यहां पर 0.3 भी रहता तो भी 0.3 का 5%, सोचो कितना कम होगा, है ना। तो बच्चे अगर हम लोग यहां से Ka की बात करें तो Ka में क्या कहो, ऊपर वाले एक सोल्यूशन में देखेंगे Ka, कहोगे CH3 नेगेटिव H+ अपॉन में CH3 तो बेटा अगर मैं फिलहाल अगर वैल्यू पुट करता हूं, इसे वैल्यू पुट करना नहीं है तो आप लोग क्या कहते हैं, C∝+B, है ना, इंटू H+। चलो इसको कोई एज इट इज रहने देता हूं, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करता हूं, और ये था CH3 है ना बच्चे, क्योंकि हमारा पास कॉमन आयन कौन सा है, यही। तो अब सॉल्यूशन में मोस्टली जो है वो इसी से आने वाला जो है CH3 है, इसका तो बहुत कम आया है, तो हम टोटल ये ले लेंगे, है ना। तो मान लो बच्चे हमारे पास इसका मान लो 100 मोल है और इसका जो है 1 मोल है, तो मैं इस 1 मोल को चाहूं तो इग्नोर भी कर सकता हूं, है ना। कहोगे इग्नोर करने का क्या मतलब है यहां पर, तो मैं ऐसा कह दूंगा कि ये जो भी हमारे पास है वह किससे आया है, तो मैं कह दूंगा सॉल्ट से। ये बी क्या था बच्चे हमारा, ये था सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर यानी कि CH3 की जगह पर मैं अगर कह दूं कि ये पूरी की तरह से जो है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चे, इस C∝+B की जगह पर लिख दूंगा मैं सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, अगर आप लोग को बेटा दिक्कत है तो पहले एक स्टेप वो लिख देता हूं, C∝+B, है ना, और ये H+ था हमारा, और ये था हमारा CH3 है ना, ये रहने देता हूं ताकि लिखने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट में लिख लेता हूं बेटा आप लोग के जैसा का सॉल्ट H+ अपॉन में हमारे पास क्या था, एसिड, ठीक है ना। अब हमें बच्चे क्या करना है, H+ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप बच्चे यहां से H+ की वैल्यू अगर निकालोगे तो H+ की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे Ka इंटू एसिड की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, है ना बच्चों। तो ये आ जाएगा बेटा H+ की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अब इसको यूज करके बच्चों मैं यहां पर pH निकालने वाला हूं। तो pH क्या होता है हमारा, -log ऑफ H+, तो ये क्या होगा, -log ऑफ Ka एसिड बाय सॉल्ट। देखो -log Ka आ जाएगा और -log आ जाएगा हमारा एसिड बाय सॉल्ट, है ना बच्चों। इसको तो लिख लूंगा मैं pKa, और इसको क्या लिख लूंगा, log ऑफ एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बाय सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होल टू द पावर -1। तो -1 तो उल्टा हो जाएगा ये,
तो pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया बेटा pH। ठीक है बच्चे, तो ये कब होगा हमारा एसिडिक बफर के लिए। अगर बेटा इसी तरह से बेसिक बफर के लिए अगर निकालना पड़ेगा हमें, तो कहेंगे POH होगा pKb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में बेस की कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा इस पर बेस में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कॉमन आयन इफेक्ट पे दे रखा है, और मैं इसको बच्चे बफर सॉल्यूशन से करूंगा, और बफर सॉल्यूशन से बच्चों आपका जल्दी भी होगा, है ना। ठीक है बच्चे, तो और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ये जो है आप लोग का बेटा प्रॉब्लम नंबर है 7.24, है ना, 7.24। देखो बेटा इस क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.10 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन। फिर कह रखा है कि कैलकुलेट द पीएच आफ्टर 50 ml of this solution is treated with 20 ml of 0.1 molar HCl solution, जबकि डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दे रखा है। ठीक है, तो बेटा इसमें बेटा जी फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन आप लोग के पास बेटा है ना। चलो क्वेश्चन को हल्का सा मैं लिख देता हूं। हमें जो बेटा जी कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है वो अमोनिया का दे रखा है, कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 दे रखा है हमें सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में है 0.1 मोलर। Kb की वैल्यू दे रखा है हमें 1.77 10⁻⁵, है ना। ये है बेटा 1.77 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, अब देखो बच्चे और क्या चाहिए हमें, हाँ बस इतनी ही चाहिए हमें बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए। तो बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है पीएच निकालो। तो आप लोग को बेटा अभी आपने निकाला था कि पीओएच निकाला था आपने -1/2 लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ केबी। जब आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस करवाया था इससे पहले, इसे पुट कर देंगे तो -1/2 लॉग ऑफ 0.10 मतलब 1 की पावर 1 इंटू 10⁻⁻1, तो 10⁻⁻1 प्लस लॉग ऑफ केबी मतलब 1.77 इंटू 10⁻⁻5। तो बेटा जी अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो -1/2, यहां क्या आएगा -1, और यहां क्या आएगा तो कहोगे -5 प्लस लॉग 1.77। ठीक है, तो बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो पीओएच आ जाएगा, है ना। अब देखो बच्चे तो पीएच क्या होगा हमारा, तो 14 माइनस पीओएच कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये था बेटा फर्स्ट पार्ट। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि सेकंड पार्ट जो है वो काफी जो है लेंदी दे रखा है बेटा। देखो इस बुक में जो कर रखा है बच्चे वो यहां से लेकर के यहां तक कर रहा है, काफी लंबा है। ठीक है, और देखो हम लोग जो करेंगे बच्चे वो थोड़ा सा जो है शॉर्ट में हो जाएगा अगर हम बफर सॉल्यूशन यूज करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रखा है बेटा कि पीएच निकालना है जब 50 ml ऑफ 0.1 मोलर अमोनिया सॉल्यूशन को हमने 25 ml 0.1 मोलर HCl से मिक्स कर दिया, है ना। तो देखो बच्चे हमें दे रखा है 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NH3 और 25 ml 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये क्या रखा है, हाँ ठीक है बेटा। तब कह रखा है किसका आप जो है पीएच निकालो, है ना। तो देखो बच्चे क्या होगा कि ये जो 50 ml है हमारे पास, इसके मोल्स कितने आ जाएंगे। तो आपको बच्चों पता होगा कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है बच्चों मोलैरिटी, है ना, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन यहां वॉल्यूम है एमएल में, तो क्या आएगा नंबर ऑफ मिलीमोल्स, है ना। तो बच्चे यहां पर कहेंगे हम लोग नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NH3, तो कितना होगा 50 इंटू 0.1 यानी कि 5। ठीक है, फिर कहेंगे हम लोग नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl, तो क्या होगा बच्चे 25 इंटू 0.1 यानी कि 2.5। तो अब देखो बेटा 1 मोल NH3 1 मोल HCl से न्यूट्रलाइज होगा, है ना।
तो हमारे पास बेटा जी 2.5 मोल है HCl का और 5 मिली मोल्स है हमारे पास इसका। ठीक है बेटा, 2.5 मिली मोल है HCl का और 2.5 मिली मोल्स है NH3 का। तो जो कम होता है बेटा वो तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। देखो 1 मिली मोल HCl जो है वो 1 मिली मोल NH3 को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। कह सकते हैं हम लोग सिंस 1 मिली मोल ऑफ HCl neutralizes 1 millimole NH3 and give, और न्यूट्रलाइज करके क्या बनेगा, NH3 और HCl मिलके क्या बन जाएगा, NH4Cl। give and give 1 millimole of NH4Cl, है ना बच्चे, क्लियर है। तो अब देखो बच्चे क्या होगा हमारे पास, इसका आ गया हमारे पास। तो यहां पर क्या है बेटा कि हमारे पास 2.5 है, इसलिए कहेंगे कि 2.5 मिलीमोल ऑफ HCl न्यूट्रलाइजेस 2.5 मिलीमोल ऑफ NH3 गिव्स 2.5 मिलीमोल ऑफ NH4Cl। ठीक है, तो हमारे पास बेटा जी सॉल्यूशन में मोल्स कितने आ गए NH4Cl के, 2.5। तो कहोगे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl, तो ये क्या होगा बच्चे, तो कहोगे सर जो इसका मोल है विच इज 2.5 अपॉन वॉल्यूम कितना था, तो 50 ml बेटा इसका वॉल्यूम था, है ना। ठीक है, NH3 का, और 25 ml ये था, तो हमें 75 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आएगा बेटा कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि पहले क्या आया था मोल्स, क्योंकि हमें K की वैल्यू भी या कहीं भी पुट करेंगे बेटा तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए हमें, है ना। तो ये कितना आ गया 1/30, है ना। अब देखो हमारे पास बेटा जी जो था 5 मिली मोल था हमारे पास NH3 का, और कितना न्यूट्रलाइज कर पाया HCl, तो सिर्फ 2.5। तो मिली मोल्स ऑफ NH3 कितना बच गया, तो 2.5। तो अब कहूंगा मैं मिली मोल्स, ठीक है, या नंबर ऑफ मोल्स, है ना, या यहां कहूंगा देखो नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ NH3 remain unreacted, ये कितना हो गया बच्चे, तो हो गया 5 माइनस 2.5 यानी कि 2.5 मिलीमोल्स, है ना। तो बेटा जी इसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी, तो कहोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 जो होगा सॉल्यूशन में वो कितना हो जाएगा, तो 2.5 जो बचा हुआ मोल अपॉन में टोटल वॉल्यूम विच इज 75 यानी कि 1/30, है ना। तो बेटा इसकी भी 1/30 मोलर आ गया और इसका भी 1/30 मोलर आ गया, क्योंकि बेटा मोलैरिटी का हम लोग सिंबल ले लेते हैं। कोई बच्चा ये कंफ्यूज करोगे कि सर वॉल्यूम आप ml में ले रहे हो फिर मोलैरिटी क्यों लिख रहे हो, तो क्योंकि बेटा ऊपर में मिली मोल है नीचे में वॉल्यूम भी मिली ml है, तो 10⁻³ 10⁻³ ऊपर नीचे दोनों लगाओगे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया डायरेक्टली हमारा। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है, ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है ना। तो यहां पर बच्चों हम लोग को अगर निकालना है बेटा जी pH, तो हम लोग निकालेंगे पहले pOH जो होगा pKb लॉग ऑफ, प्लस में लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस की कॉन्सेंट्रेशन। तो pKb मतलब माइनस लॉग ऑफ Kb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है बेटा 1/30 अपॉन में इसका भी क्या है 1/30, ये क्या होगा log 1 जो होगा 0, तो माइनस लॉग ऑफ ये आ जाएगा 1.77 इंटू 10⁻⁻5, तो ये क्या आएगा बेटा 5 माइनस लॉग 1.77, लॉग जो है 1.77 है। अब देखो बच्चों क्या है कि log 2 की वैल्यू होता है बेटा 0.301। अब मेरे पास अभी लॉग टेबल है नहीं, तो मैं कह रहा हूं उससे थोड़ा ही कम है 1.77, तो यहां भी थोड़ा कम होगा 0.27, तो मैं बेटा पहले लिख देता हूं, ये अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारा 4.73, ये क्या है pOH, तो pH क्या होता है 14 माइनस pOH, है ना। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 9.27 सबके करीब आ जाएगा। ठीक है ना बच्चे, यानी कि pH की वैल्यू क्या आएगा 9.27। बुक में एक बार चेक कर लेता हूं बेटा जी, तो बेटा बुक में है आपका 9.24, है ना। तो बेटा जी 9.24 है, हमारा 9.27 है क्योंकि हमने यहां पर अप्रोक्सीमेशन लिया। ठीक है बच्चे, लेकिन आप देखो बच्चे कि हमारा जो है इससे क्या, ये जबकि क्वेश्चन किस चीज का है, कॉमन आयन इफेक्ट का, ठीक है ना। लेकिन हमने बेटा बफर सॉल्यूशन, तो हर जगह बेटा बफर सॉल्यूशन, जब भी हमारे पास कोई भी कॉमन आयन दिखे एसिड बेस का, है ना,
क्योंकि हमें कैसे दिखा कि हमें देखा वीक बेस था हमारे पास NH3, इस पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का डाला था, है ना। तो सॉल्ट क्या बना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, और ये बचा हमारा वीक बेस। तो जब भी वीक बेस बचा रह जाए और उसके साथ साथ वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट भी बचा हुआ रह जाए, तो ये हो गया बेसिक बफर। अगर कहीं भी हमारे पास जैसे एसिड देता, वीक एसिड देता और स्ट्रॉन्ग बेस देता, लेकिन अगर वीक एसिड ज्यादा अमाउंट में है ताकि कुछ स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करने के बाद भी अगर वीक एसिड बचता है और सॉल्ट भी बचता है, तो वहां पर हम लोग एसिडिक बफर लगाएंगे, ठीक है। चाहे कॉमन एंड इफेक्ट दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, ठीक है बच्चे। तो ये बेटा मेथड जो है, ये आप लोग समझाने में इतना टाइम लगा, आप लोग करोगे बेटा इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उससे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है, लेकिन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट बेटा जी जो है आप लोग के बुक में दे तो रखा है, ये पूरा का पूरा पेज कर रखा है, लेकिन प्रॉपर डेरिवेशन के फॉर्म में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो मैं बेटा एक का डेरिवेशन कर दूंगा, ठीक है, और बाकी सबको बच्चों कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो बच्चों जान लो कि जब भी हम लोग सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगर सिचुएशन क्या क्या बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन होगा हमारा वो क्या होगा, बिल्कुल न्यूट्रल होगा, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, टॉपिक क्या लेके चल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है बेटा। तो इसमें आएगा बेटा जी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। जैसे कि HCl लिया और NaOH लिया, तो क्या बनेगा बेटा NaCl, जो क्या हो गया, न्यूट्रल बन जाएगा बच्चे, ठीक है। इसमें pH की कोई चक्कर नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल आ जाएगा। दूसरा लेता हूं मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl, वीक बेस ले लेता हूं NH4OH, है ना। तो इससे जो बेटा सॉल्ट बनेगा हमारा वो होगा NH4Cl। तो इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl, तो यही डोमिनेट करेगा। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बच्चे तीसरा सिचुएशन लिया मैंने कि वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, है ना। जैसे कि CH3COOH, है ना, प्लस NaOH ले लिया, है ना। तो इससे बन गया CH3COONA। तो बेटा यहां पर क्या होगा, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो यही डोमिनेट करेगा, तो इसको क्या कहूंगा मैं, बेसिक हो जाएगा ये सॉल्यूशन, है ना। और वही में बेटा लास्ट जो आता है हमारा वो होगा वीक एसिड प्लस वीक बेस, दोनों के दोनों वीक। तो ये सब जो है बेटा इसके केस में हमारा डिसाइड करेगा Ka माइनस Kb की वैल्यू, ठीक है। Ka और Kb की वैल्यू से कंपेयर होगा, Ka ज्यादा होगा तो एसिडिक, Kb ज्यादा होगा तो होगा हमारा बेसिक, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा जी मैं एक एग्जांपल लेके कर रहा हूं, तो बेटा ये तो करना नहीं हमें, है ना। तो बेटा मैं सिर्फ एक का कर देता हूं, या एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कर देता हूं, ठीक है बेटा। मैं कर देता हूं बेटा इसका, ठीक है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक कर देता हूं, और बाकी सब के लिए बेटा सिर्फ रिलेशन लिखवा दूंगा, ठीक है। और बुक में ही बच्चों बाकी सब के लिए रिलेशन है, तो आप देख सकते हो। वीक एसिड वीक बेस का तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है आपको सॉल्व एग्जांपल में, ठीक है। और अभी जैसे मैं करूंगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का डेरिवेशन, तो उसमें कंपेयर करके बता दूंगा, ठीक है, कि वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, देखो बेटा इससे पहले एक चीज था बेटा कि जो हमने आर्हेनियस के बाद करवाया था, ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट करवाया था बेटा एसिड और बेस का, है ना। तो वहां पर हमारा कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर बना था, है ना। तो वहां पर भी बच्चे हमें प्रूव करना होता था कि Ka इंटू Kb इक्वल्स टू Kw आता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को भी हम लोग यहां पर प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैंने वहां पर नहीं करवाया क्योंकि मुझे यहां करवाना था, इसीलिए मैंने नहीं करवाया। जब ये कब होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। तो देखो बेटा टॉपिक क्या है हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे बेटा एग्जांपल एरिया CH3COONA, इसको बेटा वाटर में डाला तो क्या बन जाएगा, ये CH3COOH प्लस NaOH, है ना। तो देखो बेटा Na प्लस का तो हर जगह स्ट्रॉन्ग है तो टूट ही जाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पर लिख लेता हूं CH3COO नेगेटिव प्लस H2O, ये देगा बेटा जी CH3COOH प्लस OH नेगेटिव,
ठीक है। तो यहां देखो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया C, ठीक है, ये तो इनफ था, तो ये मिला 0 0। कब? T इक्वल टू 0 पर। अब एट इक्विलिब्रियम अगर लूंगा बच्चे तो ये क्या होगा, C में से 1 माइनस H, यहां पर बेटा H ले रहा हूं, उससे पहले लेता था अल्फा, क्योंकि वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है। तो ये क्या होगा बेटा, CH, यहां भी आ जाएगा CH। तो बेटा यहां पर आएगा KH, तो KH क्या कहोगे, कहोगे CH3 C OH की कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में CH3 C नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन, है ना, 2H2O मान लो, लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे सी कॉन्सेंट्रेशन कुछ खास तो पड़ेगी नहीं, है ना बच्चे। तो देखो बेटा एक तो हमें ध्यान रखना है, ये दोनों चीज को रिलेट करूंगा मैं, तो क्या होगा बेटा CH इंटू CH बाय C इंटू 1 माइनस H, तो C से की C कैंसिल, तो CH² बाय 1 माइनस H, है ना। फिर कहेंगे बेटा हमेशा की तरह कि सिंस H इज वेरी वेरी लेस देन 1 कैन बी इग्नोर्ड, तो बेटा KH क्या हो जाएगा हमारा, CH², देयरफॉर बेटा H क्या आ जाएगा, KH बाय C, है ना बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे हमें KH की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर जो है हमारा कैसे रिलेशन निकलता है, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर जो हम लोग निकालेंगे, बल्कि देखो इस रिलेशन को बेटा यहां पर हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, कैसे, देखो देखो बेटा हमें KH की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चे हमारा क्या होगा, अगर मैं बेटा KA लिखता, KH पता चल रहा है आपको, है ना, अगर मैं KA लिखता, है ना बेटा, सिर्फ KA, तो क्या होता बेटा, कहते हैं आप कि सर वो होता है हमारा CH3 COO नेगेटिव H प्लस, आप लोग खुद भी लिख कर चेक कर सकते हो, अपॉन में CH3 COOH, ठीक है। और अगर KW की बात करूं, तो KW की बात करूं बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा H प्लस और OH नेगेटिव। तो अगर मान लो बेटा मैं KW बाय KA कर दूं, KW बाय KA कर दूं, है ना, तो इसको डिवाइड करूंगा इससे, तो क्या होगा, H प्लस कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये चला जाएगा ऊपर, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, CH3 COOH, ठीक है ना, है ना बच्चे, इंटू OH नेगेटिव अपॉन में आ गया बेटा CH3 COO नेगेटिव, है ना, जो किसकी वैल्यू होती है, KH की वैल्यू, है ना बच्चों। तो हमारा बेटा KH की वैल्यू क्या आ गया, KW बाय KA, यहां तक देखो बेटा KH की वैल्यू क्या था, KH बाय C, और हमने KH की वैल्यू क्या निकाल लिया, KW बाय KA, ये देखो बेटा अलग है ना, और यहाँ KH की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ऐसा कुछ करा है, ठीक है। अब देखो बेटा मैं KH के लिए KW बाय KA पुट करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। देखो बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत करना आप लोग, बेटा एक ही करवाऊंगा डेरिवेशन, क्योंकि बुक ने जो है डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं दिया है, लेकिन मल्टी स्टेप में उसके अलग अलग स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहा है वो, है ना। तो उससे अच्छा है बच्चे कि पार्ट पार्ट में पढ़ने से अच्छा है कि कंप्लीट पढ़ाई हो जाए, है ना, इसलिए बच्चों मैं इसको लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो देखो बच्चे अब बेटा जी मैं लेके चलने वाला हूं, ठीक है, कि KH की वैल्यू हमारे KW बाय KA है, और उससे हमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी जो था CH, है ना, और फिर हमें POH निकालेंगे और फिर pH निकालेंगे। देखो बच्चे हमारे पास बेटा रिएक्शन क्या था, CH3 COO नेगेटिव पर हमने वाटर डाला था, तो बना था CH3 COOH प्लस OH नेगेटिव, है ना बच्चे। C था 0 0 था, C इंटू 1 माइनस H था, यहाँ CH था, यहाँ CH था। देखो बच्चे हमने अभी तक निकाल रखा है कि H की वैल्यू था KH बाय C, लेकिन KH की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया बच्चों KW बाय KA इंटू C। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या होगा बेटो, C इंटू H, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे C² KW KA इंटू C, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, ये एक C ऊपर में रहेगा, C KW बाय KA, ये हो गया OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन।
तो log ऑफ OH नेगेटिव बच्चों निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ, देखो यहां आ जाएगा log ऑफ C इंटू KW बाई KA होल टू द पावर 1/2। तो ये आ जाएगा बेटा 1/2 log C प्लस log KW माइनस log KA, है ना। अब देखो बेटा KW की वैल्यू क्या होता है, 10 की पावर -14, ठीक है। यहां माइनस लगाया, यहां माइनस लगाया, तो ये क्या हो गया हमारा POH, ठीक है। तो यहां से लिखता हूं मैं, तो POH आ गया बेटा -1/2 log C प्लस log ऑफ 10 की पावर -14 माइनस log KA, ठीक है। ये देखो 10 की पावर -14 से क्या आएगा, -14, ये आ जाएगा log C -14 माइनस log KA। तो बेटा यहां से -14 है तो -1/2 से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 7 -1/2 log C माइनस log KA। ये किसकी वैल्यू आई बच्चों, POH। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, PH, जो क्या होता है 14 माइनस POH। तो बेटा यहां PH जो आ जाएगा 7 प्लस 1/2 log C माइनस log KA, है ना बच्चे। तो आप लोग देख रहे होंगे बच्चे कि पीएच की वैल्यू यहां पर क्या है, पीएच की वैल्यू मोर देन 7 है। इससे क्या प्रूव हो गया कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्यूशन होगा हमारा, उसका जो पीएच होगा वो मोर देन 7 होगा, ठीक है बच्चे। अब बेटा मैंने कहा था कि इसी तरह से अगर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट ले लूं, है ना, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट, अगर बेटा जी मैं कहूं वीक एसिड प्लस, अभी तो स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, अब मैं वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट ले लूं, है ना बच्चे, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, तो यहां पर हो जाएगा पीएच इक्वल्स टू 7 माइनस 1/2 log C माइनस log ऑफ KB, ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेटा जी मैंने जो है आपको बेटा जी ये सब करवा दिया। अब इसके बाद बेटा जी देखो मैंने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो होगा सॉल्ट वो क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा, है ना। तो बेटा अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ जाए, है ना, जैसे वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट का आ जाए रिलेशन, है ना, तो बेटा मैं इसको भी लिख ही देता हूं यहां पर। अगर मान लो वीक एसिड प्लस वीक बेस का आ जाए तो पीएच आ जाएगा हमारा, ठीक है, हम लोग बेटा जी लिख लेंगे इसको 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb, मैंने पहले बताया था बच्चों, है ना। तो बेटा जी ये आ जाएंगे सब के सब, ठीक है बेटा, ये पीएच है। तो बेटा इस सब का डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब आगे है बेटा जी हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें से, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जो बहुत ही इजी है और इसका क्वेश्चन के आंसर बेटा जी फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेटा जी इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। लास्ट बेटा जी इसका टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। देखो उसको कैसे करते हैं, मतलब इस चैप्टर में जो सबसे इजी जो न्यूमेरिकल बनता है बेटा वही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का बनता है, ठीक है। तो उसको बेटा मैं बताता हूं कि कैसे करेंगे। देखो बच्चों जो पीछे के वीडियोस हैं बेटा, आप लोग उन वीडियो को भी जाकर के देखो बच्चों, ठीक है, और थोड़ा सा जो है इसको लाइक भी कर दो और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दो, ताकि जो है वीडियो की रीच जो है बाकी बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है बच्चों। तो देखो बेटा लास्ट टॉपिक है इसका, देखो अब है हमारा प्रोडक्ट बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। देखो बेटा आपको क्या कर देगा कि कोई मॉलिक्यूल दे देगा, उसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दे देगा, तो पूछेगा उसकी सॉल्युबिलिटी निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल है बेटा A2B3, तो ये टूटेगा क्या देगा, 2A पे 3 प्लस चार्ज प्लस 3B पे 2 माइनस चार्ज। तो बेटा मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी है S, इस सब की 0 0,
तो इक्विलिब्रियम पे बेटा ये पूरी तरह से टूट जाता है ये, तो s माइनस एस हो गया, तो यहाँ क्या मिलेगा 2s और यहाँ मिलेगा 3s, है ना। तो KSP जो होता है बच्चे वो होता है हमारा सिर्फ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रिएक्टेंट कुछ बचा ही नहीं। तो कहोगे A3+ उसका जो कॉफिशिएंट है वो पावर, और ये B2 नेगेटिव उसका जो कॉफिशिएंट है वो पावर, तो ये क्या आएगा 2s की पावर 2, 3s की पावर 3, है ना। तो कितना आ जाएगा 4s² इंटू 27s की पावर 3, तो क्या आ गया 108 s की पावर 5, है ना। ये आ गया बेटा जी KSP। इससे फिर क्या होगा हमारी s की वैल्यू निकल जाएगी, तो s की वैल्यू क्या होगा KSP बाय 108 और होल टू द पावर 1/5, है ना बच्चों। तो बहुत ही सिंपल होते हैं बच्चों, देखने में आपको बेशक समझ में नहीं आया हो, लेकिन बेटा मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा जो कि बहुत ही जो है ना आसानी है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा देखो 7.26, ये जो बेटा क्वेश्चन है 7.26, इसमें है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2X3, है ना। तो बेटा जी क्वेश्चन है हमारे पास कि A2X3 कोई कंपाउंड है ना, A2X3, ठीक है। इन प्योर वाटर एज्यूमिंग दैट नीदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट्स विथ वाटर, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हमें दे रखा है, ठीक है, A2X3। तो देखो बच्चों A2X3 टूटेगा तो क्या मिलेगा, जो बेटा ये है उतने नंबर होंगे 2A3+ 3x 2 नेगेटिव। तो देखो बच्चों यहां पर आपने कहा था इसका s, इसका 0 0, इसका कहा 0, इसका क्या होगा 2s, इसका हो जाएगा 3s, जो कोएफिशिएंट है उसके हिसाब से। तो बच्चों KSP क्या होगा यहाँ पर, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, 2s की पावर 2, 3s की पावर 3, और ये बेटा जो है हमारा KSP जो है, KSP क्या आएगा अभी जस्ट निकाला था हमने, कितना आएगा बेटा 108 s की पावर 5, और ये KSP की वैल्यू यहां दे रखा है विच इज 1.1 इन 10⁻23। तो ये था 1.1 इंटू 10 की पावर -23 इक्वल्स टू 108 इंटू s की पावर 5। तो बच्चे मैं क्या करने वाला हूं, इसको लिख लेने वाला हूं 110 इंटू 10 की पावर -25 इक्वल्स टू क्या होगा 108 इंटू s की पावर 5, है ना बच्चे। तो नियरली मान लो बेटा जी इस दोनों को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो बचेगा तब क्या s की पावर 5 बच्चा बेटा हमारा 10 की पावर -25, तो उससे s की वैल्यू क्या आ जाएगा 10 की पावर -25 होल टू द पावर 5, तो 10 की पावर -25 इंटू 1/5, तो 10 की पावर -5 मोलर। फिर से बताता हूं बेटा, मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लिया क्योंकि यहां पर आता 110 और यहां आता 108। अब एग्जैक्ट वैल्यू लेता तो बेटा 10 की पावर माइनस सॉल्व करना जो उसका 1/5 पावर थोड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है बच्चे, इसका भी आ रहा है 1 इंटू 10 की पावर -5, है ना। तो देखो बच्चे इसी तरह से क्वेश्चन जो है कोई भी क्वेश्चन आप लोग से हो जाएगा बेटे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखोगे आप, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरह से मैंने जो है आपको ये टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो बच्चों हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नए बच्चे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और पिछले वीडियो को जरूर देखो, अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में बताओ ताकि इस चैनल की थोड़ी सी रीच और ज्यादा बढ़ सके, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।